बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज की शो में हमें जो हमारे टॉपिक्स हैं उनका तज़किरा कर लेते हैं। NA 75 डस्का जो उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तहकीकाती रिपोर्ट है, उसमें कई इंकशाफात सामने आए हैं और बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ गए हैं। उस पर डिटेल से डिस्कशन की जाएगी। नई बलोच काबीना है, नए चैलेंजेस हैं, मसाइल वही पुराने हैं। प्रोग्राम के मेज़बान जनाब अजमल जामी साहब भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा सर मुल्क की मौशी सूरत हाल अच्छी नहीं है। सूरत हाल तो वाकई कुछ अच्छी नहीं है। दावे जो भी हैं हुकूमत की जानिब से, जो वज़ीर हैं, मुशीर हैं, माशी सूरत हाल तो सबके सामने है सर। आवाम तो जो है वो मसाइल में घिरती चली जा रही है। हालत तो बेहतर नहीं है, बिल्कुल। हमें चैलेंज दरपेश हैं, मुश्किलात हैं, और ये मुश्किलात जो हैं ये भी तकाजा कर रही हैं कि हम इकट्ठे बैठे अपोजिशन और हुकूमत मिलकर इन मुश्किलात का सामना करने की कोई तदबीर करे, कोई प्रोग्राम बनाए। अब अभी तो अपोजिशन देखिए, वो तो अपोजिशन तो अपनी आस्तीनें चढ़ा रही है, बिल्कुल, और मुजाहरों का प्रोग्राम बना रही है, एहतजाज का प्रोग्राम बना रही है, लॉन्ग मार्च की धमकियाँ दी जा रही हैं। तो इससे तो यानी एक जो मुआशी मुश्किलात हैं उससे जो माहौल पैदा हुआ है उससे तो अपोजिशन के हौसले बुलंद हुए हैं। बिल्कुल। तो हुकूमत पर लाजिम है कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे और इस मौके पर तो एतमाद में लेना चाहिए सबको, बिल्कुल, और मुशावरत करनी चाहिए और पुरानी रंजिशें भुला देनी चाहिए। बिल्कुल। मगर ऐसा नहीं हुआ और ये अफसोसनाक है, कोई इसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। ठीक है। और शामी साहब मुश्किलात की जब हम बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो जो इससे गरीब तबका है या मिडिल क्लास तबका भी बड़ा मुतासिर हुआ है। उसमें जो हमारी ज़रूरी अशिया हैं, अशिया खुरनोश, वो बहुत महंगी हो गई। चीनी के हवाले से भी आप कुछ तज़किरा करना चाह रहे हैं, वो भी आवाम की पहुँच से बाहर है, बयानात इनके मुख्तलिफ आ रहे हैं। देखें बात यह है, पहले तो चीनी जो है ना, अगरचे कि अब हमारी ज़रूरत बन गई है लाजमी, क्योंकि जो हमारे कम वसीला लोग हैं वो तो उसी से तवानाई हासिल करते हैं। बिल्कुल। वो तो 4 चम्मच चाय के में डाल के चीनी के पीते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो आसूदा लोग हैं वो गुरेज करते हैं, वो चाय से चीनी डालने से गुरेज करते हैं, उनको तरह तरह के अमराज लाक होते हैं, डायबिटीज़ होती है। मगर जो मुशक्क़त करने वाले लोग हैं उनकी कैलोरीज इससे पूरी होती हैं। बिल्कुल। तो हमारा चीनी भी एक बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। बिल्कुल। पहले तो खुद हुकूमत जो थी वो सारा कारोबार खुद करती थी, चीनी के कारखाने उसके पास थे। फिर उसके बाद जब ये प्राइवेटाइज हो गए और निजी कारखाने बने, तो आप बताइए, मैं आपको बात बताऊं, ये जो यहाँ मेरा पता नहीं एक पाकपटन के करीब शुगर मिल जो थी, तो उसका नाम गंजे शक्कर शुगर मिल है या बाबा फरीद शुगर मिल, इत्तफाक वालों की। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब उसका इफ्तिताह हुआ तो यहाँ से एक स्पेशल ट्रेन चली थी जो मेहमान लेके गई थी, मीडिया के लोग गए थे, मैं भी उसमें गया था। अच्छा। जनरल ज़ियाउल हक ने उसका इफ्तिताह किया था। जो इतनी बड़ी बात थी शुगर का कारखाना लगाना, तो आहिस्ता आहिस्ता जो ये शोबा काफ़ी तरक्की कर गया। अब तो माशाल्लाह बड़े खुद कफील रहे शुगर में, और बल्कि एक ज़माने में एक्सपोर्ट करने लगे थे। बिल्कुल। लेकिन बाद में फिर शॉर्टेज भी हो गई। अब भी तवक्को ये है कि शॉर्टेज पूरी हो जाएगी, गन्ने की पैदावार ज़्यादा होगी। तो अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये शुगर जो है ना, इसमें क्योंकि शरीफ ख़ानदान का भी कुछ ना कुछ यानी हिस्सा है इसकी प्रोडक्शन में, जरदारी ख़ानदान भी इससे मुंसलिक समझा जाता है, अगरचे उनका हिस्सा बहुत महदूद है। तो मेरा ख्याल एक तो बिजली सारी इसलिए गिर रही है, और फिर हमारे जो जहांगीर तरीन है, असल में लॉयड शेयर तो उनका है, वो बहुत बड़ा हिस्सा जो है शुगर का वो पैदा करते हैं, तो वो भी हुकूमत की निगाहों में खटक रहे हैं आजकल। बिल्कुल। तो अब ये शुगर मिल वाले जो हैं इनका जीना दूभर हो रहा है। तरह तरह के इदाद शुमार हैं, तरह तरह की धमकियां हैं, वजीर आज़म कुछ बात करते हैं, कोई मोनोपोली कमीशन इनके पीछे पड़ता है, कोई अदालतों से मुकदमात चलते नजर आते हैं। अब बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि मैंने इसकी थोड़ी तहकीक की, तो पिछले साल 53 लाख टन चीनी पैदा हुई है। ठीक। और 380 अरब रुपए में ये चीनी बेची गई है। जो उसकी कीमत थी फरोख्त की,
और अब ये हमें शोर मचाए हुए हमने कि 500 अरब जो है वो मुनाफा कमा लिया मिल वालों ने। ठीक भाई 300 अरब रुपए की अगर चीनी बेची है उसमें गन्ने की कीमत भी शामिल है, बिजली भी शामिल है, दफ्तरी अखराजात भी शामिल हैं, बैंकों के अखराजात भी शामिल है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी होगा, जाहिर है उसके बगैर तो कोई काम नहीं करता। तो 380 अरब की चीनी से 500 अरब का प्रॉफिट कैसे कमा लिया? पर एक दूसरी बात सुनिए कि ये चीनी जो है ये 3-4 महीने ये में बनती है और पूरा साल बिकती है। ठीक, हर मिल जो है ना वो स्टॉक उसमें पड़ा रहता है। बिल्कुल। जो शुगर केन कमिश्नर का जो केन कमिश्नर है उसके दफ्तर को इत्तला दी जाती है कि इतना स्टॉक फला मिल में मौजूद है। ठीक। जो फरोख्त होती है उसको इत्तला दी जाती है। ठीक। गुज़श्ता साल तो एक एक दिन की रिपोर्ट वो लेते रहे। ठीक। तो पूरी रिकॉर्ड हुकूमत के पास होता है स्टॉक में क्या है क्या नहीं है। तो अब उसके बाद जो ये मैं खबरें पढ़ता हूं कि छापा मारा, चीनी बरामद कर ली। भाई चीनी तो वहां स्टॉक में मौजूद है, वो डिक्लेयर्ड है, केन कमिश्नर को मालूम है आपने क्या चीज ले ली है। तो ये आप तमाशा बनाया हुआ है। और आलमी मंडी जो है शुगर इस वक्त पहले ही पता लग गया था कि चीनी की शॉर्टेज हो, इसलिए आप इंपोर्ट करें। हुकूमत ने 10 मार्च को टेंडर दिया है। ठीक। आलमी मंडी में और पहला टेंडर 27 अगस्त को मंजूर किया है। ठीक। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई टेंडर इतनी देर से मंजूर हुआ, इंपोर्ट बर वक्त नहीं हो सकी, शॉर्टेज हो गई। अब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो कीमतें तो बढ़ेंगी। अपनी बदइंतजामी हुकूमत ने बदइंतजामी, बदनीयती और एक अफरा तफरी जो पैदा की है। और ये जो मिले हैं हमारी शुगर मिले, अब इसको अब हमारे नजदीक हर माफिया है, हर कारोबार करने वाला माफिया है। शुगर भी माफिया है, वो कोई हमारे मीडिया को भी माफिया कहता है, कोई हमारी सीमेंट पैदा करने वालों को माफिया कहता है। ओ भाई अल्लाह के बंदो, ये जो शुगर मिल एसोसिएशन वाले हैं ये चीख रहे हैं वजीर आजम से, हमें वक्त दें मुलाकात का, हमारे साथ बैठे, सरकारी अफसरों को बैठाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बैठाएं, देखें किस कीमत में बन रही है, किस कीमत में बिक रही है, एफबीआर के हिसाबात चेक करें, प्रॉफिट का अंदाजा लगाएं। अगर आप यही हंगामा करेंगे, अब मिलों को बैंक एडवांस नहीं देंगे, वो गन्ना कैसे उठाएंगे, उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, फिर बहरान पैदा होगा। तमाशा लगा दिया गया है, तमाशा लगा दिया गया कवाली करने में, बस कवाली करने में शौक है, की जा रही है, गिल या नोटिस लेने का शौक है, या ये कहते हैं घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, और काम वो करते हैं जिससे घबराहट ज्यादा हो। बिल्कुल, और अवाम भी इस वक्त घबरा रही है। शामी साहब आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही। और आपने कहा उलझा दिया शुगर में, आगे चलिए। सर तहरीक लब्बैक एक बार फिर सियासी धारे में, तो तहरीक लब्बैक अगर सियासी धारे में आ गई है, नोटिफिकेशन जारी होगा है, तो इस आने को क्या कहिए, इस जाने को क्या कहिए। यानी ये जो तहरीक लब्बैक जो थी, इसमें तो पाबंदी ही अधूरी लगी थी। ठीक है, एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत पाबंदी लग गई, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत पाबंदी नहीं लगी, ये इलेक्शन लड़ती रही। और अभी इसने इलेक्शन लड़ा है कंटोनमेंट बोर्ड का, और पॉलिटिकल इलेक्शन कमीशन के पास ये रजिस्टर्ड जमात थी, बिल्कुल वहां पाबंदी नहीं थी, अधूरी सी पाबंदी लगाई। उसके बाद तहरीक लब्बैक ने जब हंगामा किया और कुछ तो खून हुआ, पुलिस वाले मारे गए, जख्मी हुए, वो धरना दे के बैठ गए। और फिर जनाब हुकूमत जो थी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी का इनके पास फॉरेन फंडिंग आती है, बिल्कुल इंडिया से इनको इमदाद मिलती है, वाह चौधरी साहब ने भी बयान दिया, इनको माफ नहीं करेंगे। और फिर कहा चलिए अब बातचीत करते हैं। फिर हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आए और उन्होंने फिर जनाब बड़ा कायदाना किरदार अदा किया। बाजवा साहब ने उनको बुलाया और वो हमारे वो बशीर साहब जो सैलानी ट्रस्ट के मौलवी साहब, वो आए, फिर वो हमारे डैडी साहब, सारे मिल मिला के अब उन्होंने फिर एक ऐसा मुआहिदा करा दिया जो अभी तक खुफिया है। बिल्कुल। तो अब ये तहरीक लब्बैक जो है, अब इस पर उन्होंने कहा जी
जो पाबंदी लगी थी थोड़ी बहुत वो भी ख़त्म कर दी गई है। अब ये आज़ाद हैं, ये नारे लगाएं, ये जलसे करें, पुरअमन रहें, वोट हासिल करें, असम्बलियों में पहुंच सकते हो तो पहुंचें। अब तहरीक इंसाफ जो है उससे अलायंस कर सकते हो तो कर लें। इशारे ऐसे मिल रहे हैं, देखिए क्या बनता है। लेकिन अगर नारा लगाएं, वो लॉन्ग मार्च करें, धरना दें, उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर तो नहीं हुकूमत की जानिब से वही इसी तरह के बयान जिस तरह ऐसा पहले दिए गए। आप धरने दें, लेकिन लोगों के बुनियादी हकूक तल्फ ना करें, सल्ब ना करें, ठीक, हमारी जिंदगी अजीरन न करें, सड़क के किनारे बैठे रहें, वो तो सड़क के ऊपर न चढ़े। अपोजिशन भी लॉन्ग मार्च का कह रही है, सड़क के ऊपर चढ़ने का कह रही है। अपोजिशन को भी देखना होगा ना, वो अपोजिशन भी हौसला उसको पड़ रहा है भाई। अगर टीएलपी ने अपनी बातें मनवा ली हैं तो हम क्यों नहीं मनवा सकते। अब देखते हैं अपोजिशन क्या करती है और भी क्या चांद चढ़ाती है। ठीक है शामिर साहब, और भी कई ऐसी जमातें हैं कि वो ये कह रही हैं कि अब हमारे ऊपर से भी पाबंदी उठाई जाए, और अपोजिशन के वाले से बात चल रही है तो उस पर भी ऐड कर दीजिएगा कि खबरें आ रही हैं कि नवंबर में ही लॉन्ग मार्च की वो तैयारी करने जा रहे हैं। वो तो देखेंगे, उसमें बाद में बात करेंगे। अभी तो जलसे करने हैं अपोजिशन ने, फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है। जो दूसरी बैंड जमातें हैं वो उनमें से बात तो फिरका वाराना है, बिल्कुल, बात मुतशद्दद हैं, जो सियासी जमात के तौर पे काम करना चाहती हैं। उनको अपना नाम भी तो उस तरीके से रखना होगा ना। फिरका वारियत के नाम पर तो यानी सियासत नहीं हो सकती, तशद्दुद के नाम पे भी सियासत नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो जो भी पुरअमन तरीके से काम करना चाहे, तौबा करना चाहे, उसको मौका मिलना चाहिए। ठीक, जो अपनी कोई तौबा तल्ला कर ले, और अगर तहरीक लब्बैक की तौबा कबूल हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, ठीक है, होनी चाहिए। अगर कोई पुरअमन तरीके से काम करना चाहे तो उसे करने की इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है। और सर इसमें जो वो हमारे विफाकी वज़रा हैं, जो हुकूमती अराकीन हैं, उनके बयानात के हवाले से फवाद चौधरी साहब का बयान अगर है तो हम उसको चला देते हैं। पहले अपना चलाएंगे। अब क्या उनके मजाक करते शहीदों से आप? ठीक है। उन बेचारों से किसने पूछा है? उनको तो उन्होंने मीटिंग में नहीं बैठने दिया था, वो गए ही नहीं थे। वैसे कहते हैं, वो कहते हैं हम इनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन सर बड़ा कलमदान है उनके पास, वो वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी वज़ीर दाखिला के पास बड़ा कलमदान नहीं है। बिल्कुल। वज़ीर मज़हबी उमूर का कलमदान कैसा है? बिल्कुल, वो कुछ छोटा है। बिल्कुल। तीनों को बाहर बैठा दिया उन्होंने। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उनसे जनाब चांद के मामले में इख्तलाफ करते थे ना, उन्होंने ऐसा चांद, उन्होंने तारे दिखा दिए दिन में। बिल्कुल। तो नूरुल्लाह कादरी साहब को कुछ पता नहीं क्या हुआ, हमारे जनाब शेख रशीद साहब को पता नहीं क्या हुआ, वो फवाद चौधरी को पता नहीं क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। मुआहदा हो गया, खुफिया है, अवाम से छुपा हुआ है। ये हुकूमत कहती थी हर बात खोल दो, लोगों को बताओ। अब कोई बात खोलने को तैयार नहीं है, हर चीज खुफिया। मगर बहरहाल तहरीक लब्बैक से पाबंदी उठ गई तो हमें खुशी है इस बात की। हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, जरा उनको चाहिए कि वो भी थोड़ा सा गौर व फिक्र करें और जज्बात में अंधे ना हो जाए, देखभाल के रास्ता बनाएं। बिल्कुल। ये तशद्दुद का रास्ता रास नहीं आता किसी को। उसमें बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़ी बड़ी तहरीकें इसमें गर्क हो चुकी हैं। बिल्कुल। पुरअमन तरीके से जद्दोजहद कीजिए, अपने मुतालबात कीजिए, इलेक्शन लड़िए, उसमें हिस्सा लीजिए। लोग आपको वोट दे दे तो असेंबली में पहुंचकर अजाने दीजिए, जो मर्जी कीजिए। चलें जी, आगे बढ़ते शामिर साहब इसी के साथ। और NA 75 डस्का ज़िमनी इंतखाब में धांधली की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके हवाले से हमें डिस्कशन करनी है। देखिए, वो तो धांधली की तहकीकाती रिपोर्ट तो आ गई, उसमें बता दिया गया किसने क्या किया है, कौन से पुलिस वाले थे, कौन से रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, कौन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, क्या कर रहे थे, कहाँ इकट्ठे हो रहे थे। तो जाहिर है कि इनके पीछे भी कोई होगा ना। बिल्कुल। सवाल हिदायत दे रहा था। बिल्कुल। वो पुलिस वाले जो हैं, SHOs जो हैं, खुद ब खुद तो हरकत में नहीं आ रहे थे। रिटर्निंग अफसर जो हैं, फिर जो वो महकमा तालीम के जो लोग थे, बिल्कुल, वो खुद ब खुद फी सबिलिल्लाह ये काम कर रहे थे। किसी दबाव में होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर के घर पे मुलाकात, दबाव किसका था, कहाँ से आया था, क्या था, उनको बेहमियत किसने बनाया था, क्या पैसे का लालच था, क्या धौंस थी, ये सारी चीजें जो हैं इनकी तहकीकात करनी पड़ेगी। इनकी करनी। अहमद बिलाल महबूब साहब, चेयरमैन बिल्डाट, हमारे साथ मौजूद हैं। पूछते हैं अब क्या होगा। हाँ जी अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। यहीं से शुरू करते हैं कि अब क्या होगा। बिलाल साहब, देखिए
आप ये बताइए अब क्या होना चाहिए? निशानदही तो हो गई, नामजदगी भी हो गई, अफराद भी सामने आ गए, उंगली भी उठ गई, अब करना क्या होगा? पहले तो शामी साहब, मेरा ख्याल यह है कि इलेक्शन कमीशन को और ख़ासतौर पे ये जो सईद गुल साहब हैं इंक्वायरी ऑफिसर, इनको दाद दी जानी चाहिए कि इन्होंने बड़ी जाफिशानी से रिपोर्ट बनाई और बड़े जबर और दबाव की फिजा में किया होगा काम इन्होंने, इसकी दाद दी जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब दूसरी बात, जो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे इंप्रेशन मिलता है वो ये है कि गालिबन वो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि एक प्रॉपर इंक्वायरी मजीद की जानी चाहिए, एक कंप्रीहेंसिव इंक्वायरी हो। ये तो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, वो कौन करेगा? उसमें बार बार पैराग्राफ्स में कह रहे हैं कि प्रॉपर कोई रिपोर्ट और इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि एक और मजीद इंक्वायरी की बुनियाद रखी गई है इसके अंदर, ये पहला स्टेप था। लेकिन कई लोगों के बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस वाजे होते हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जानी चाहिए। तो मेरा तो ख्याल यह है कि इलेक्शन कमीशन को उन लोगों के खिलाफ मुद्दई बन के अदालतों के अंदर केसेस इंस्टीट्यूट करने चाहिए, शिकायत दर्ज करानी चाहिए, उनके खिलाफ केसेस दर्ज कराने चाहिए ताकि वो मंतकी अंजाम को पहुंचे। लेकिन इस रिपोर्ट में बार बार जिक्र आ रहा है कि एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि मजीद किसी कौन करेगा? वो इंक्वायरी कौन करेगा? वो तो इलेक्शन कमीशन को करनी होगी ना, इंतजामिया तो नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ही करेगा, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के सिर्फ एक ऑफिसर ने ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई है। तो गालिबन वो ये रिकमेंड कर रहे हैं कि कोई वसीतर कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए या कमीशन बनाया जाए, वो इसकी मजीद तहकीकात करे। उसमें कई सवालात इन्होंने उठाए हुए हैं कि उनकी मजीद तहकीकात की जाए। लेकिन बहुत सीरियस इल्ज़ामात है शामी साहब इसके अंदर। एक खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बारे में उन्होंने कहा है कि इंतहाई शदीद बदसलूकी की गई उन्हें जब एक नामालूम मकाम पर ले जाया गया। तो ये बहुत शदीद इल्ज़ामात है, इनकी मजीद मेरे ख्याल कार्रवाई करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जिनके बारे में क्रिमिनल एविडेंस मौजूद है, मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने चाहिए, और जहां मजीद तहकीकात की ज़रूरत है को वसीतर इंक्वायरी कमेटी बनाए। तो ये दोनों काम मेरे ख्याल में पैरेलल होने चाहिए। और महकमाना कार्रवाई भी तो होनी चाहिए, उन लोगों को कम अज कम मुअत्तल तो किया जाए उनके ओहदों से। उन्होंने ये सारी सिफारिशात की हैं, महकमाना कार्रवाई करने के लिए, डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए और क्रिमिनल कार्रवाई के लिए। ये सारी सिफारिशात एक एक आदमी के खिलाफ उन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशंस की हैं बड़ी तफसील के साथ। मेरे ख्याल इन सब चीज़ों के ऊपर बैक वक्त काम होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात जो है शामी साहब वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के अपने सीनियर ऑफिसर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे और रिटर्निंग ऑफिसर थे, सबसे ज़्यादा सीरियस इल्ज़ामात उन्हीं के ऊपर हैं। तो इलेक्शन कमीशन को मेरे ख्याल में अपने अंदर भी देखना पड़ेगा कि उनके अपने ऑफिसर्स जो उन्होंने इतने एतमाद के साथ लगाए थे, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। वो दबाव में थे, लालच में थे, या यूं अपने यूं समझिए कि लैप्सेस थे एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन वो भी बहुत सीरियस इल्जामात हैं उनके ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन का अपना मामला भी है, उसको भी देखे जाने की ज़रूरत है। उसको भी देखे जाने की ज़रूरत है। ठीक है बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और सर हमें ज्वाइन किया आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। मज़ीद जो सवाल हैं उनके जवाब उनसे तलाश करने की कोशिश करते हैं। आज़म साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी उमैर। वालेकुम अस्सलाम। आज़म साहब ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट आ गई इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती, अब कानून क्या कहता है आपकी नज़र में? आइंदा इक़दामात क्या होने चाहिए? इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए और अपोजिशन को क्या करना चाहिए? जी मैं कंटिन्यू शामी साहब करूंगा। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब की गुफ्तगू से कुछ चीज़ों का उन्होंने जिक्र कर दिया। देखिए इसमें ना सिर्फ ये कि महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए और इलेक्शन एक्ट के तहत उसका एक पूरा प्रोसीजर है, वो लोग जो इलेक्शन कमीशन के अपने एम्प्लॉइज हैं उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन खुद एक्शन लेगा। वो लोग जो कि दूसरे महकमों से हैं जिनका ताल्लुक, उनके बारे में उनके महकमों को इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भेजेगा। और एक और चीज, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है, मामला इलेक्शन चोरी करने का है, जिसको कि हम इलेक्शन एक्ट की जो इस्तलाह है उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्वमेंट कहते हैं।
ये करप्ट प्रैक्टिस जो हैं ये एक जुर्म भी है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, और ये पहले भी जुर्म था जो कि हमारे पास पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था 1976 का शामी साहब। तो अभी मौजूदा कानून की जो शिक है सेक्शन 167, 168, 169, 70, 71 ऑनवर्ड, उनमें ये सारे प्रोसीजर्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले ये बताया गया है कि ये चीजें जो हैं, कोई अगर इंटरफेयर करता है रिजल्ट पे ओवरऑल करने की, उस पर रसमंदाज होने की कोशिश करता है, रिजल्ट तब्दील करता है या उसको तब्दील करने की कोशिश करता है, पोलिंग के निज़ाम को सैबोटेज करता है, ये सारे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ये फौजदारी जराइम बना दिए गए हैं और उसमें इख्तियार दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो इनका जो रेफरेंस है, जिसे हम चालान कहते हैं, वो भिजवाए, और ये ट्राइबल है कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन के, और इसमें मुख्तलिफ सजाएं भी तजवीज़ की गई हैं जो मुख्तलिफ ऑफेंसेस के लिए मुख्तलिफ है। किसी में 2 साल है, 3 साल है, मुख्तलिफ जुर्माने और सजाएं हैं। मैं समझता हूं कि इसे एक मिसाल बनाया जाना चाहिए इस मामले को, और इलेक्शन कमीशन को ये बिल्कुल तहर्रुक करना चाहिए कि ना सिर्फ वो महकमाना कार्रवाई करें, बल्कि ये काम करने वाले और उनके जो सहूलतकार और फैसिलिटेटर्स हैं, वो वुज़रा जिनके नाम आए उन, या वो जो मुआविन खसूसी जिनका नाम आया, वो भी इसकी जद में आते हैं, क्योंकि सिर्फ जो अपने हाथ से जुर्म करता है उसके साथ साथ जो इमा या सहूलतकारी करता है वो भी इक्वली लायबल होता है उसके लिए, और यही इलेक्शन लॉज में भी ये स्कीम दी गई है। तो आजम साहब, ये जो मुकदमा है, इसमें मुद्दई इलेक्शन कमीशन होगा या हुकूमत होगी? इलेक्शन कमीशन होगा जी। ये और सारे ये होता है उसी को फिर अपने यानी कानूनी मामला सारे उसी को हाथ में लेने पड़ेंगे, उसी को अपने वकील खड़े करने पड़ेंगे जी। इसलिए शामी साहब, आपको याद होगा कि पिछले अदवार में एक दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी किया था कि वो लोग जिन्होंने जाली डिग्री इस्तेमाल की है इलेक्शन में, और वो इलेक्शन कमीशन के या रिटर्निंग ऑफिसर की इंक्वायरीज में या प्रोसीडिंग्स में साबित हो गई हैं वो जाली डिग्री हैं, तो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था कि वो कानून के तहत पाबंद हैं कि वो उनके जो केसेस हैं वो अदालतों में भिजवाएं ट्रायल के लिए, फौजदारी मुकदमा। और आपको याद होगा कि हर 2-3 माह बाद एक कन्विक्शन आ जाती थी कि जी फलां को जाली डिग्री की पादाश में इतने साल सजा सुना दी गई, फलां को इतने साल सुना दी गई। तो ये बिल्कुल इसी तरह है, इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट है। मगर किसी को हतमी तौर पर भी सजा मिली या लोग बरी हो गए अल्टीमेटली जाके? नहीं शामी साहब, मैं तो कम से कम 5-6 मुकदमात का तो मुझे पता है जो उसकी कुछ की अपीलें पेंडिंग थी और सजाएं हुई हैं। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है आजम साहब, बहुत शुक्रिया आजम साहब आपके वक्त के लिए। शामी साहब, अभी हमें यहीं पे ब्रेक की जानी पड़ना है, मजीद भी बात करेंगे इस हवाले से। नाज़रीन वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी NA-75 डस्का धांधली तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से, और शामी साहब कमर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिला किसी ताखीर के उनकी जाने भी पढ़ते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। सर कोई बात नहीं। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कल रात हम इकट्ठे थे, तब और क्या चाहिए था जनाब हमारी गुफ्तगू का। अवाम को भी तो बताना ना सर, हमें जो देखने वाले हमारे। आप बताइए कि अब क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए, बस ये इस रिपोर्ट के बाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट की रोशनी में जो है फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के बारे में तहिया कर लिया है। जो इसमें अफीसरान इसमें मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ बाकायदा क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक था, वो उन्होंने अपने दोनों अफीसरान को OSD बना दिया, घर से ही उन्होंने अपना एहतसाब शुरू कर दिया है। अब इन्होंने सबसे पहले अहम बात ये होगी जो संगीन सूरत हाल है वो ये है कि वजीर आला पंजाब का डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो मसरूर क्या करने गया था, ठीक, उसके कौन से फ्राइज में शामिल था कि उसमें जाके वहाँ मुदाखलत की, प्रिजाइडिंग अफसर को डराया धमकाया, वो भी पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। उसके खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लेना है और उन्होंने वजीर आला पंजाब से पूछना है कि जनाब आपका डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो किसकी इजाजत से पसोर गया। ये मामला शामी साहब बहुत आगे तक जाएगा ना। ये जो होते हैं ना ब्यूरोक्रेट, ये बड़े कमजोर दिल के होते हैं, ये बहुत जल्दी सुल्तानी गवाह बन जाते हैं। तो अब अगर उसने डिप्टी सेक्रेटरी ने बता दिया कि मुझे तो चीफ मिनिस्टर के हुक्म के तहत में किया था,
फिर ये चीफ मिनिस्टर को तलब करेंगे कि जनाब आपका डिप्टी सेक्रेटरी कहता है कि आपके हुक्म के तहत क्या पर। अब अगर वो कहता है जी चीफ सेक्रेटरी का, तो वो चीफ सेक्रेटरी को बुला लेंगे। अगर कहेगा जी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा था, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला लेंगे। तो ये मामला बहुत आगे तक बढ़ता जाएगा, ये खामोशी इख्तियार नहीं की जाएगी। जहाँ तक कॉलेज के डिप्टी डायरेक्टर हैं, स्कूल के डिप्टी डायरेक्टर हैं, इनके खिलाफ भी फौजदारी मुकदमे हो जाएंगे। फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ केस बनेगा, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी कि आप एक गवर्नमेंट की मशीर होने के बावजूद आपने वहां जाके मुदाखलत की। फिर डीपीओ, डीसीओ, ये सब के मुकदमा जो हैं ये फौजदारी मुकदमा शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। दिलशाद साहब ये बताइए, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में, या इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, इस तरह की रिपोर्टें आई हैं? शामी साहब ये आपको ही पता है, वो सारी मार्शला के दौर में तो इस तरह की इंक्वायरियां होती रही हैं, मार्शला के दौर में वो तो होती रही हैं, लेकिन एक जमहूरी दौर में ये पहला वाकया पेश आया है कि जिसके तहत जो है ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंक्वायरी कर रहा है। और ये इंक्वायरी जो है इसलिए कर रहा है कि उनका ख्याल ये है कि अगर अब हमने पीछे हट गए या पसपाई इख्तियार कर ली या इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, तो आइंदा इंतखाबात में जो है वो जिसकी लाठी उसकी बहस हो जाएगा, तमाम रिट हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को जो 20 है इनको भी रिबत का निशाना बनाना है, इनको भी बताना है कि तुम कहाँ का घूमते रहे। और इसी तरह जो इसमें ऑफिसरान मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने रिट बरकरार करने के लिए, अपनी रिट बरकरार करने के लिए उन्होंने एक्शन लेना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब। और मामला बहुत आगे जाते दिखाई दे रहा है, चल निकली है, देखे कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचेगी। और बात बलोची साहब ने भी देखते हैं कि कहां तक और ये अभी हमने मजाक बना लिया है। ये जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, ये अमला होता है ना, ये धांधली को, और सियासतदान जो है, उम्मीदवार जो है, ये धांधली को मजाक समझते हैं, जैसे नकल मारते हैं ना इम्तिहान में, उसी तरह की कार्रवाई समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब इनके कुश्तों के पुश्ते लगेंगे तो फिर उनको मालूम होगा, बात दूर तक जाएगी। कमर साहब ने भी कहा है। और बलोची साहब ने बात कहां तक अभी आप देखें, अभी अमीर नवाज नियाज़ी साहब ने मुझे फोन किया और कहा कि भाई नवाब कालाबाग ने 65 की जंग में ताजरों को बुलाया था, कहा था चीजें महंगी नहीं होनी चाहिए, चीजें महंगी नहीं हुई थी। तो नियाज़ी साहब अब कालाबाग को कहां से लाएं? अब तो सब्ज बाग की हुकूमत है, तो सब्ज बाग देखे जा रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं। और डॉक्टर फरीद मलिक साहब कहते हैं मुस्लिम लीग नून के पास ऐसी स्ट्रीट पावर नहीं है कि जो जाम कर दे मामले को। ठीक, तो फरीद मलिक साहब ऐसे लोगों को मुश्तिल ना करें, कोई गुस्से में ना आ जाए, जरा इंतजार करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शमी साहब। और अजमल जामी साहब हमारे साथ जो बलूचिस्तान में है इस वक्त, हाँ जी, और वहाँ के हालात कुछ बताएंगे। हाँ जी, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वाइस्लाम जी, उमर जामी साहब ये बताइए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? हुकूमत नई बन चुकी है और आप वहाँ क्या कर रहे हैं, और इस वक्त बलूचिस्तान को कहाँ से और किस तरह देख रहे हैं? मौसम, सियासी मौसम कैसा है, दोनों मौसम कैसे? जी बिल्कुल ठीक शामी साहब, मैं मुख्तसर करता हूँ। सबसे पहले तो सियासी सूरत हाल से नहीं, आप क्या कर रहे हैं? लोगों को ये बताएं, लोग बड़े परेशान हैं कि जामी साहब पहाड़ों पे चढ़ गए हैं या गारों में लेट गए हैं, क्या बात है? मैं आज पहाड़ों पर ही था, प्रोग्राम के लिए नीचे उतरा हूँ। यहाँ आने का मकसद एक बलूचिस्तान के ऊपर एक कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पूरे मुल्क से मुख्तलिफ शोबाए से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मदऊ किया गया है। जी वर्कशॉप कह लें। और इसमें सियासतदान भी हैं, वकला भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं और दीगर शोबाए ज़िंदगी से लोग मौजूद हैं जो कि सियासी अस्करी क़यादत और जो माहिरीन है बलूचिस्तान के, उनसे ब्यूरोक्रेसी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि असल मसाइल इस खत्ते के हैं क्या। तो अर्ज़ यह है कि जो आपने चूँकि सियासी सूरत हाल का जिक्र किया था, जाम साहब का जाना तो ठहर चुका था। कई वजूहात तो हम अपने प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुके थे, कुछ वजूहात का इल्म यहाँ आके हुआ। तो 14 रुकनी ये काबीना हलफ तो ले चुकी है, पोर्टफोलियोज अभी डिसाइड होने हैं। इसमें से 8 से 9 लोग वो हैं जो पहले भी कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं, और जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनका फ़ैसला आज या कल हो जाएगा, क्योंकि बजिंजो साहब गए थे इस्लामाबाद, शहर इक़्तिदार से सलाह मशवरा करके आ चुके हैं और कल परसों तक इसमें ऐलान हो जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है जाम कमाल साहब का, तो सर इनका ताल्लुक़ चूँकि बेला से है। 2 वाक़या सुनाता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी क्यों उनका जाना ठहर चुका था। मसलन सर्विस डिलीवरी तो ना होने के बराबर थी। फिर बेला जो इनका अपना इलाका है वहाँ पे और उसके आसपास ये बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो बना रहे थे,
लेकिन वहाँ पर जो तालीम की सेहत की सूरत हाल है वो नाकाबिल बयान है। आवारान एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कैंची चप्पल भी पहनने के लिए शायद तालिब इल्म के पास ना हो, वहाँ पर भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना रहे थे। भाई वो कैसे खेलेगा जाके जब उसके पाँव में जूते तक नहीं होंगे। तो ये इसके अलावा इनके अपने इलाके से 6 बड़े वडेरे पहुँचे बलूचिस्तान में और एक बड़े सीनियर मिनिस्टर से मिले आके कि हमारे ये मसाइल हल कर दें। एक प्राइमरी स्कूल को मिडल करना था वो ना हुआ, एक वडेरे की ज़मीन थी जो डैम में आ चुकी थी उसका मुतबादिल था वो ना हुआ। तो जब जाम कमाल साहब अपने ही इलाके के लोगों को एंटरटेन करने से कासिर रहे तो फिर वो दीगर जानब रजू करने पर मजबूर हुए और तब्दीली यहाँ पर आना ठहर चुकी थी। अब आ जाते हैं जरा बलूचिस्तान के बारे में हमने क्या जाना और पूरी कौम को हम क्या बताना चाह रहे हैं। यानी यहाँ पर एक तो सबसे पहले हम दहशत गर्दी का जिक्र करते हैं। सर देखिए, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जो काविशें हैं बलूचिस्तान के हवाले से वो इंतहाई शानदार हैं। इन्होंने दाइश की जो मरकज़ी क़यादत थी बशमूल मुमताज़ पहलवान उसका कला कमा किया है। अब तक इस साल इन्होंने 200 के करीब इंपॉर्टेंट दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं, 84 मारे हैं। लेकिन ये इसके साथ साथ जो मसला असल है वो ये है कि यहाँ पर 2019 में 144 दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए, 2020 में ये कम होकर 86 हो गए। ये जो पिछला एक साल है इसमें इन मामलात में इजाफा हुआ, 2021 में 103 हो चुके हैं। ये एक सवालिया निशान है। कन्विक्शन रेट यहाँ पर में होने के बराबर है। 100 में से 6 अफराद इजाफा क्यों हो रहा है? ये अफगानिस्तान के हालात भी बदल चुके हैं। ये जो बैड जी मैं अर्ज कर ये जो पुअर गवर्नेंस थी, जो पॉलिटिकल गैप था, जो जाम कमाल साहब की तर्ज हुकूमत थी उसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर एक गैप आया है। ये तो उनसे जरा मिलके आप मालूम भी करें ना, उनसे भी तो पूछे ना। ये उनसे मिलके नहीं, ये वो हक़ाइक़ हैं जो ज़ुबान ज़दे आम हैं। इसके अलावा मिसालें मैं आपको दूंगा। मिसाल के तौर पर 2019 में शामी साहब, ये मुंह बोलता सबूत है जो मैं फिगर आपको देने लगा हूँ, 2019 में 2252 फरारीज ने हथियार डाले। क्या वजह है कि 2021 में और 20 में एक शख्स भी हथियार नहीं डाले? इसका मतलब है जो पॉलिटिकल विल या एंगेजमेंट का लेवल होना चाहिए था वो नहीं है। जो बजिंजो साहब ने आते ही कहा कि हम इनको एंगेज करेंगे। और फिर ये कोरोना में आप देखें 4 लाख अफराद नौकरियों से भी हाथ धो बैठे थे। ये दहशतगर्दी का मामला था। 2 बड़े इंपॉर्टेंट सर इशूज हैं, वो भी मुंह बोलती तस्वीर हैं इस मसले की। मिसाल के तौर पर 1900 अफराद के लिए यहाँ पर एक डॉक्टर, इसके अलावा एक बिस्तर जो है अस्पताल का 2300 बंदों के लिए एक बिस्तर है। एक नर्स जो है उसके जिम्मे 8600 अफराद आते हैं। ठीक है। और क्लिनिकल स्पेशलिस्ट जो है वो 29,000 बनते हैं। एक बंदे हूं तो एक बंदा उसके ऊपर आएगा। कोयटा में 5 सरकारी अस्पताल हैं, कोई सूरत हाल नहीं है। आवारान का एक डीएचक्यू ऐसा है जहां पर 2 साल से दवाइयां प्रोक्योर नहीं की गई। जमी साहब, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है, आप वहीं पर मौजूद हैं, आपसे ओपन हम जानते रहेंगे। इसको पहली किस्त समझें और ये किस्तों का सिलसिला जारी रहेगा इसी तरीके से। सिलसिला जारी रहेगा। हाँ जी नाज़रीन, ये किस्तवार कहानी है। बिल्कुल, ये कहानी इसी तरीके से जारी रहेगी। नाज़रीन वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।